मैं डॉक्टर श्रीनाथ यादव जैसा बताया, डिपार्टमेंट बहुत जगह है और विशेष करके हेडक्वार्टर लेवल पर 6 ईयर कानपुर डिवीजन में था रिप्रेजेंट पर। वहाँ के जो उससे रिलेटेड लोग आए होंगे वो तो जानते ही होंगे हाँ। एक चीज होगा जो शुरुआत से एडीओ एसटी सहायक विकास अधिकारी शांति के पद पर रहे होंगे, अब इधर रिसेंटली 4-6 साल में प्रमोट हुए होंगे, वो हो सकता है मेरे को नहीं जानते। सहायक शांति अधिकारी के रूप में जो भी 6 साल पहले 5-6 साल पहले विभाग में आए होंगे और हेडक्वार्टर अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रहे होंगे, तो अब क्योंकि मैं एनएसएस का हमेशा से पार्ट रहा हूँ। एनएसएस मेरा ट्रेनिंग वगैरह देना स्टेट लेवल पर मैं करता रहा हूँ, इसलिए जानकारी रहती है। तो मैं अपना संक्षिप्त इनको दे दिया। अभी ये शुरू करते हैं अपना सेशन। आप लोग कुछ लोग ब्लॉक से आए होंगे, कुछ लोग सीधे जिले वाले रहे होंगे। इसमें जिले वाले कितने रहे हैं पहले से? सहायक शांति अधिकारी एनएसएस वगैरह के रूप में काम कितने लोगों ने किया है? सहायक के रूप में नहीं। हाँ, जिले पर पोस्टिंग वाले कम लोग थे। इसमें सहायक वो जो ब्लॉक में पहले फर्स्ट पोस्टिंग थी जिनकी, वो ज़्यादा संख्या है। चलिए अच्छी बात है। तो अभी आपको सांख्यिकी का मेजर जो कहते हैं अल्फ़ाबेट, फर्स्ट सेशन में जो शुरू हुआ था, सांख्यिकी का स्टैटिस्टिक्स का अल्फ़ाबेट इसको कहते हैं। समझ लीजिए कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, यही से शुरू होता है। ABCD कह सकते हैं। इसके बाद लेकिन ये ABCD इतना महत्वपूर्ण है कि पूरी स्टैटिस्टिक्स का समझ लीजिए ये जान है, इसी पर पूरा का पूरा टिका हुआ। हम एज सैम्पलिंग स्टैटिस्टिशियन हमेशा इसी को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमारा एवरेज, मतलब कि मेजर्स ऑफ सेक्टर टेंडेंसी कोई होगा, कुछ भी होगा, और मेजर्स ऑफ वेरिएशन डिस्पर्सन जो भी होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, मेन डिविएशन होगा, रेंज होगा, क्वार्टाइल डिविएशन होगा, जो कुछ भी होगा वो मिनिमम होगा। यही ऑब्जेक्टिव रहता है एज सैम्पलिंग स्टैटिस्टिशियन या स्टैटिस्टिकल जो भी सर्वे वगैरह कराते रहते हैं। ये उनकी वो रहती है, कोशिश रहती है हमेशा कि किस प्रकार से हम इस दो मेजर्स को एकदम ठीक ठाक बनाए रखें। ठीक ठाक बनाए रखें मतलब कि वेरिएबिलिटी को कंट्रोल में रखें। तो ठीक ठाक रखे, एक वर्ड आता है ठीक ठाक के विषय में कहना है। तो एक एवरेज निकालिए, आप लोग बताइए। 5, 10, 15, 5, 10, 15, इसका मेनली कितना है? 5, 10, 15 है, कितना आया? 10। कैसे 15 आप बोल दिए भाई? 2 से 2 कर रहे हैं। अच्छा, और है 1, 9, 10, 11, इसका मीन कितना आएगा? 10। दोनों का 10 आ रहा है। Which one is better? क्यों? 10 के ज़्यादा किलो वेरिएशन कम है। अब जो यहाँ पर दिखा रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये वेरिएबिलिटी देखिए। अब ये मतलब 5, 10, 15 टाइप वाला चीज है, ठीक है। ये वाला जो है
9, 10, 11 टाइप का है, लो वेरिएबिलिटी। मतलब कि आज का हमारा टॉपिक है जो है सैम्पलिंग से रिलेटेड। तो हमारा ऑब्जेक्टिव सैम्पलिंग जो भी सर्वे कोई होता है उसमें जो भी एस्टिमेट आए, हमारा एवरेज आए, प्रोपोर्शन आए, रेशियो आए, उसमें वेरिएबिलिटी मिनिमम रहे, कम से कम रहे, ये कोशिश की जाती है। जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी तरीके बनाए जाते हैं, सर्वे इस तरीके से शुरू करो, वो करो, ये भर का कवायद अभी आएगा बात, तो वही रहता है कि कम से कम वेरिएबिलिटी रहेगा तो डेटा हमारा ठीक ठाक है, यूजेबल है। वन सेंस ये कुछ लोग ऐसा बोलते रहते हैं, आप लोग की फील्ड गए या तो पूरा तो किया नहीं है, 2 चार्ट सब वो ले लिया है, इससे क्या निकलेगा, पूरे का क्या निकलेगा, उससे क्या निकलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, 2-4 से निकलेगा वो। लेकिन अगर स्टैटिस्टिकल थ्योरी जो भी हैं उनका कंप्लायंस करते हुए आप वो 2-4 से जो एवरेज निकालेंगे, दैट विल सर्व योर पर्पस एंड इवन यू कैन गारंटी योर एस्टिमेट। जो अनुमान आपका आएगा, एस्टिमेट आएगा, उसको गारंटी कर सकते हैं भाई सर ये जो हमारा एस्टिमेट आ रहा है ये इसके बीच का ही कुछ होगा, इससे ज़्यादा वेरिएशन इसमें नहीं। यू कैन गारंटी, आंसर गारंटी ले सकते। इसी वारंटी का हिसाब से समझ लीजिए जो क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस का बात करते हैं, डिफरेंट बल्ब बनाने वाली कंपनी हुई और प्रोडक्ट बनाते हैं लोग जो है, वही एक अपना मानक निर्धारित किया, उसका कंप्लायंस करते हुए उस प्रोडक्ट को बनाया और उसको फिर टेस्ट करते हैं। उसमें जितने % मार्जिन ऑफ एरर या जो भी आता है उसी का आधार पर वो कहते हैं भाई हमारा साल भर के अंदर, आजकल देखते हो LED बल्ब लेने जाते हो, साल भर के अंदर भाई आप बदल देना, डेट लिख कर वो दे देता है। जाएंगे साल भर के अंदर जाएंगे, नया बल्ब आपको दे देगा, दे देता है नहीं देता? देता है। तो कैसे देता है वो? साल भर में आप फिक्स करते जाओ, देता जाए तो नुकसान नहीं होगा। तो उसके पीछे लॉजिक उसका यही है कि भाई वो टेस्टेड है, वेल टेस्टेड है, इससे ज़्यादा फेलोर नहीं होगा, साल भर से ज़्यादा चलना है इसको। 90,000 में 1 या 2 कोई केसेस आएंगे जिसमें उस साल भर के भीतर ही गड़बड़ हो जाएगा और उसको बदलने की जरूरत पड़ेगी। तो जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अपना वो फिक्स करते हैं, MRP वगैरह, उस चीज़ को देखते हुए अपना ऐसा फिक्स कर देते हैं जिससे कि भाई उनका फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का नुकसान भी ना हो और कस्टमर भी खुश हो जाए, मतलब उसको रिप्लेस करने का मौका मिलेगा। आजकल देखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट में इस तरीके का चीज़ आता है भाई, साल भर 3 साल 4 साल, AC में कंडेंसर का 5 साल का वारंटी दे देते हैं, किसी चीज़ का 2 साल की, इस तरीके से चलता है। तो ये सब चीज़ें जो है स्टैटिस्टिक्स की जो चीज़ें हैं, सैम्पलिंग, उन्हीं से कहीं गुजरता है। प्रॉपर सैम्पलिंग स्कीम चूज करके, उसके हिसाब से डेटा को एनालाइज करके, उसके हिसाब से सैंपल को ड्रा करके, नियम जो रूल्स हैं फॉलो करते हुए तभी जाकर वो आता है। तो उसी के आधार पर वो कुछ अपना वारंटी गारंटी जो भी कुछ है दे पाते हैं। इसी तरीके से आप देखते होंगे दुनिया भर का टेस्ट होता है जो है मेडिकल लाइन, पैथोलॉजिकल टेस्ट, उसमें भी इसी तरीके की चीज़ें रहती है। नहीं भाई ठीक है, ये सब डेटा पर ही बेस्ड है, लेकिन उस हिसाब से उसका थ्योरी, उसका मॉडल बनाते हैं, इस तरीके से टेस्ट करेंगे, ये चीज़ रहे वो चीज़ रहेगा। तो आज हम उसी के विषय में चर्चा करेंगे। और एक चीज़ और आता है, सैंपल नाम वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, सभी लोगों हैं
क्या मतलब होता है? सैंपल कुछ बताओ पीछे से भाई, एकदम पीछे से आप बताइए। अधिक मात्रा में थोड़ा सा उसमें से निकाल दिया सैंपल, 100 यूनिट है कृषि और 5 निकाला है और 5 को चेक किया जो पोजीशन है वो पोजीशन 5 को निकाला, किसको 5 को निकाला? वैसे ही मतलब मिक्स करके। चलिए भाई, और कोई थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए, आप पीछे से ही आप लोग करिए। रैंडमली लिया जाएगा सर 5 को। हाँ, रेंडमली लिया जाएगा। गुड। और कुछ इस पे फर्दर एक्सप्लेनेशन कुछ? सैंपल लेंगे, रेंडम लेते हैं, रेंडम सैंपल है। हाँ, रेंडमली लेते हैं और इसके बाद सर्टेन सिचुएशन के बाद वो केवल रेंडम ही लेने से काम नहीं चलता है, और भी चीजें लगानी पड़ती हैं, अदरवाइज दिक्कत पैदा होता है। अभी उन सब चीज़ों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा भाई क्या। अब 2 घंटे 2.5 घंटे में बहुत ज़्यादा तो डीप में हम लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन एक आइडिया, ब्रॉड आइडिया आपको पता चल जाएगा भाई हम आगे बढ़ सकते हैं कैसे, और आगे लिटरेचर जो भी आपको दिया गया है, और गूगल पर या आप पास बुकलेट कोई हो, बुक्स गूगल पर सर्च करेंगे, सैम्पलिंग थियरी और उससे रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल। पहले ज़माने में सब चीज़ें गूगल तो था नहीं, किताबें होती थी, वही पढ़कर कुछ आदमी निष्कर्ष निकाल लेता था, लेकिन आज तो बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा हुआ है। तो इसी के विषय में चर्चा करेंगे। सैंपल एक हिंदी, इसका हिंदी बताइए। रेंडम का हिंदी क्या होता है? यादृच्छिक। और इसका सम विच्छेद थोड़ा सा करिए। यादृच्छा, भगवान की इच्छा, अपना कोई जोड़ नहीं है। यादृच्छिक रेंडम वो चीज होता है जो जिस पर कोई अपना जोड़ नहीं, क्या आएगा कौन सा आ जाएगा सैंपल में, अनसर्टेन सा, ठीक है। तो रेंडम होता है। सैंपल एक हेट्रोजीनियस वर्ड होता है, एक होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस मीन्स यही नहीं हुआ, आप सही नहीं बोल पा रहे हैं, थोड़ा सा मतलब से एक मोटे तौर पे अप्स डाउन ज़्यादा होना, बिनेल टाइप का ज़्यादा होना, एक तरीके का रूप का न होना, तो वो हेट्रोजेनिटी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन में रहती है, कहते हैं सैंपल साइज डिटर्मिनेशन। सैंपल साइज डिपेंड करता है हेट्रोजेनिटी पर। ज़्यादा हेट्रोजेनियस रहेगी पॉपुलेशन तो ज़्यादा सैंपल बढ़ाना पड़ेगा, सैंपलिंग ज़्यादा करना पड़ेगा। लेसर हेट्रोजेनिटी, अगर होमोजेनियस है तो बहुत मिनिमम पार्ट में काम चल जाता है। एक होमोजेनियस पॉपुलेशन की बात करिए, एकदम आइडियल, इसमें कम से कम सैंपल लेने से भी काम चलता है। कुछ दिमाग पर अपने जोर डालिए। मैडम आप बताइए कुछ। और नहीं रहा दिमाग। देखिए, आप ब्लड का एग्जामिनेशन देखा होगा, ब्लड टेस्ट पैथोलॉजिस्ट वाला आता है, ब्लड का 1 ड्रॉप लेता है, लेकिन पूरी बायोकेमिस्ट्री आपके बॉडी की बता देता है। दैट इज वेरी आइडियली होमोजेनियस।
यहाँ से ब्लड निकालो, यहाँ से निकालो, कहीं कहीं से भी निकालो, जहाँ से भी निकालो, तो ब्लड का नेचर एक ही तरीके का रहता है। क्यों रहता है? नहीं रहता है। पैर का निकालेंगे उसका दूसरा पूरा एक कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, और सर का निकालेंगे दूसरा रहेगा। ऐसा होता क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें कोई चेंजेस होते हैं। मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन एकदम आइडियली यूनिफॉर्म टाइप हर जगह एक तरीके से रहता है। दिस इज वेरी वेरी होमोजेनियस पॉपुलेशन ब्लड का। लेकिन ये सोशियो इकोनॉमिक फिनोमेना जो है इतना होमोजेनियस नहीं, बहुत ही है। इसको मेजर करना, इसके रास्ते में बहुत ही कांटे हैं। हर जगह बदलाव, कभी कभी गरीब है, कभी अमीर है, कभी वो है, कभी कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं। अब उन्हीं सब चीजों को इंक्लूड करते हुए, उस सब टाइप की वेरिएबिलिटी को इंक्लूड करते हुए जो सैंपल मतलब उस इनवर्स, उस पॉपुलेशन को जो रिप्रेजेंट करे, वो ड्रा करने का जो पूरा मेथडोलॉजी है, उस सैम्पलिंग थियरी में पढ़ी जाती है। उसी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और वो सोशियो इकोनॉमिक फिनोमेना के लिए सैम्पलिंग स्ट्रेटजी तैयार करना बड़ा डिफिकल्ट रहता है। अब हम उसके कुछ टर्म और आगे के जो चीज़ें हैं उस पर चर्चा शुरू करेंगे। इस सब्जेक्ट पर हम लोग चर्चा करें। सब्जेक्ट तो काफ़ी बड़ा है। अब शार्ट टाइम में जितना भी हम लोग चर्चा कर पाए। अब आप लोग सभी लोग सुपरवाइजरी लेवल पर हो, जिले पर पोस्टेड हो। आजकल गवर्नमेंट लेवल से, डिपार्टमेंट लेवल से हमेशा जो है डेटा के विषय बहुत सारी बातें हो रही हैं। डिपार्टमेंट भी बहुत सारा सर्वे कराने पर जोर दे रहा है। उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं सर्वे से रिलेटेड। उसी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट में मैं भी एक कंसल्टेंट हूँ, उसको डिज़ाइन कर रहा हूँ सर्वे का। तो कोई सर्वे डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या ध्यान रखने का है, मोटा जिन पर हम लोग चर्चा करें, जिस पर ध्यान देते हुए सर्वे का डिज़ाइन करें तो बेटर अपना आएगा। एक तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है फार्मूलेशन ऑफ डेटा रिक्वायरमेंट टू फार्मूलेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे। कोई भी सर्वे करने के लिए सबसे पहले डेटा रिक्वायरमेंट क्या, डेटा क्या आवश्यकता है, ये कहाँ से पता चले, किसके लिए आप सर्वे करने वाले हैं। डिपार्टमेंट के लिए करने वाले, डिपार्टमेंट के किस डिवीजन में, किसके लिए, मान लीजिए स्टेट इकोनॉमी से रिलेटेड करने वाले हैं, उन लोगों से पूछा पड़ेगा आपके पास डेटा गैप्स क्या क्या कराना चाहते हैं। वो चीज़ पूछने के बाद जो डेटा बताएगा ये हमको इस तरीके से चाहिए, अब उस इंडिकेटर, उस चीज़ को मेजर करने का आपको टूल्स ढूंढना पड़ेगा। उसको कैसे आप फील्ड से उस चीज़ को लाएंगे, उसके विषय में पहले सबसे पहले डेटा रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे। आफ्टर दैट यू हैव टू डिफाइन टारगेट पॉपुलेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन। टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन करना पड़ता है। व्हाट इज ए पॉपुलेशन? हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट पॉपुलेशन मतलब क्या होता है? कोई पीछे से बताओ भाई, इधर से आप लोग। पॉपुलेशन और कोई थोड़ा सा और जगह अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करिए। क्यों आप लोग कोई पीछे से बोलिए भाई, कुछ बताइए, बताओ भाई विजय। तो एक निश्चित दायरे में जो लोगों की संख्या होती है उस जगह को वो पॉपुलेशन कहते हैं। और कोई भाई इसमें कोई स्टैटिस्टिक्स का भी बनता है क्या? निश्चित टाइम पीरियड में निश्चित स्थान किसी जगह पर निश्चित स्थान पर निश्चित समय जो पॉपुलेशन होती है। चलिए और कोई
एनीवन, कोई स्टैटिस्टिक कॉन्सेप्ट रखने वाला कोई नहीं। देखो यहाँ पर पॉपुलेशन का मतलब आप लोग प्योरली ह्यूमन पॉपुलेशन समझ रहे हो, जो किसी भी से दूसरा हो सकता है। नहीं अभी तक जो आपने बताया है, जो भी बताया वो ह्यूमन रिलेटेड चीजों से बता रहा है, समझ में आ रहा मेरे को। लेकिन ये पॉपुलेशन का मतलब वो पॉपुलेशन नहीं, यूनिवर्स समग्र, वो समग्र किसी भी चीज का हो सकता है। ह्यूमन पॉपुलेशन भी हो सकता है, कैटल पॉपुलेशन का भी हो सकता है। लाइव स्टॉक सेंसस नाम सुना होगा आप लोगों ने, पशु गणना, इकोनॉमिक सेंसस, इंटरप्राइज का समझिए, वो भी एक पॉपुलेशन, इंटरप्राइज का पॉपुलेशन की गणना कर रहे हैं, इतनी इंटरप्राइजेज हैं पर्टिकुलर जियोग्राफी में। तो यहाँ पर पॉपुलेशन मतलब समग्र, मतलब जो सब्जेक्ट है उसका पूरा का पूरा क्या लिस्ट है, क्या चीज़ है, पहले वो डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है। ये पॉपुलेशन डिफाइन करने का बहुत सारा तरीका होता है। डेमोग्राफी हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एज ग्रुप वाइज 60 एंड अबव। हम 60 साल बुजुर्गों पर कोई सर्वे करना चाह रहे हैं, कोई रिजल्ट लेना है, तो हमारा पॉपुलेशन का कौन होगा, अपने उसमें कौन आएंगे, 60 और अबव के लोग रहेंगे। अगर चिल्ड्रेन पर हम कुछ पॉलिसी करना चाहते हैं, चिल्ड्रेन का एक देखेंगे भाई, लेस देन 5 साल से 15, जो भी चिल्ड्रेन जिनको हमने माना है, इन्फेंट एक होता है। तो जो हमारा कैटेगरी बनाया है उसकी समग्र ओवरऑल जो है काउंटिंग जो है तो उसकी पॉपुलेशन कहलाती है। ठीक है, तो कभी भी सैम्पलिंग के जब इस तरीके से आप सर्वे के विषय में बात करें तो केवल ह्यूमन पॉपुलेशन की बात यहाँ पर नहीं होती है। जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट का काउंट ओवरऑल होता है, समग्र होता है, वो यहाँ पर मतलब उसका होता है। तो हमको सबसे पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा, सेकेंडली टारगेट पॉपुलेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन, जिसके विषय में हम जो है खोजबीन करने वाले हैं उसको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर दैट सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग फ्रेम लिस्ट, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत बड़ा इशू रहता है। प्रोबेबिलिटी अभी आएगा, एक सैम्पलिंग आएगा, प्रोबेबिलिटी सैंपल, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करने के लिए हमेशा हमें एक लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। बिना लिस्ट के आप कोई सैंपल ड्रा नहीं कर पाएंगे। मतलब कि यूनिवर्स समग्र पॉपुलेशन के विषय में आपको कुछ पता होना चाहिए, जिसके विषय में आप प्लान कर रहे हैं। सैम्पलिंग यूनिट, क्या आप सैम्पलिंग किस लेवल पर करने वाले हैं? जो इसमें एनएसएस के एसएनएसएस में कितने लोग लगे हुए हैं यहाँ पर? इसमें से कोई है एसएनएसएस में काम कर रहा है? बहुत धीमा हाथ उठ रहा है भाई, कोई नहीं। एनएसएस से दूर भागते हैं क्या लोग? जो है अभी सर बंद है, एक साल से ज़्यादा हो गया। हाँ बंद है, लेकिन कुछ लेबर फोर्स सर्वे के लिए या कुछ के लिए चल रहा है, कवायदे चल रही हैं आशुष के लिए। कोई काम नहीं सर, सही बात है। कुछ है इधर कुछ दिनों से कोरोना के आने के बाद से फैसला उसका थोड़ा सा ढीला पड़ गया, गड़बड़ा गया है, सही बात है। लेकिन सर्वे प्लान हो रहा डिपार्टमेंट में, 2 सर्वे प्लान हो रहे, एक आशुष का सर्वे, एक PLFS सर्वे। जो मेरठ साइड की कोई है यहाँ पर? नहीं है? उधर का कोई सर्वे वगैरह आया है कि नहीं आया करने के लिए? अभी
नहीं, पायलट सर्वे के लिए अभी मेरठ वालों के लिए आया था, बहुत सारे यूनिट जो लोग पूछ रहे थे पिछले। हाँ, गोरखपुर का भी है, कुछ बनारस साइड का है, तो कुछ प्लान हो रहा है। पायलट सर्वे करेंगे, फिर इसके बाद डिटेल सर्वे करेंगे। तो सैम्पलिंग यूनिट एनएसएस में होती है। रूरल में अमूमन जो फर्स्ट स्टेज सैम्पलिंग या फर्स्ट स्टेज यूनिट्स है, रूरल विलेजेस, रूरल के मामले में, अर्बन के मामले में अमूमन क्या होता है बताइए भाई? एफएसयू होता है सर, वो रूरल में एफएसयू सिलेक्ट होते हैं। अर्बन में नहीं, अर्बन में सर एफएसयू होते हैं, रूरल में रेवेन्यू विलेज। वाह भाई भाई, आप कैसे भाई, क्या नाम आपका है? सत्येंद्र गुप्ता। सत्येंद्र गुप्ता। सर्वे भी कभी किए होगे नहीं आप? ये है। अच्छा, देखिए उल्टा पलटा आप बोल रहे हैं, सही नहीं बोल रहे हैं। तो चीजें दोनों हैं इसलिए है नहीं, वो उनका भी कुछ कारण है कि आपको उस लेवल पर जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती उसमें। अब देखिए रूरल में जनगणना ग्राम या राजस्व ग्राम, जैसे उत्तर प्रदेश में तो जनगणना ग्राम राजस्व ग्राम एक ही होता है, वही है। रेवेन्यू विलेज बता रहे, रेवेन्यू जनगणना ग्राम ऑलवेज से सेंसस विलेज। अपने इंस्ट्रक्शन मैनुअल में देखिएगा, रेवेन्यू का नाम कहीं नहीं आया होगा, सेंसस विलेज लिखा है। तो फिर कैसे रेवेन्यू बोल दे रहे हैं भाई? सर बोलचाल भाषा में बोलचाल ऐसे बोलचाल मत देखिए, अभी बात आएगी, मैं आगे आपकी बात को पकड़ूंगा। बोलचाल की भाषा में नहीं। देखिए सर्वे में एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव रहता है, डिफाइंड टर्म्स एंड डेफिनेशन रहती है, उसी की कॉन्टेक्स्ट में आपको बात करना है, इधर उधर की बात नहीं। जैसे अभी आप लोग कह रहे थे पॉपुलेशन मतलब जो एक जियोग्राफी में कुछ लोग रहते हैं उनका, हमने कहा नहीं, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट है पॉपुलेशन का मतलब क्या है, अब समझ लो। तो इसलिए हमको एक टू द पॉइंट, मतलब जो चीज यहाँ पर है कॉन्टेक्स्ट जो है उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करना है। तो हम लोग बात कर रहे थे ये एफएसयू फर्स्ट स्टेज यूनिट, प्रथम चरण इकाई, मतलब कि जो निर्धारित होता है एनएसएस वगैरह लार्ज स्केल सर्वे में, गांव निर्धारित कर दिए जाते हैं, सेंसस विलेजेस उनका लिस्ट बनाता है। अर्बन के मामले में यूफस ब्लॉक, अर्बन फ्रेम सर्वे, यूफस ब्लॉक वो बनाता है, एक यूनिट बनता है। अच्छा, यूफस ब्लॉक क्या होता है, कुछ आइडिया है यूफस ब्लॉक? हाँ सर, इसको एनएसओ से एक नक्शा मिलता है, एक जो यूफेस सेलेक्ट होता है, यूफेस 5-5 साल बाद वो लोग बनाते रहते हैं, एक मैप ड्रा करते हैं, उसी से एक यूनिट सेलेक्ट करके हमको दे देते हैं। तो इसका तो सर अपने यहाँ काम नहीं होता है, तो एनएसओ से हमको सर्वे मैप मिल जाता है, तो उसकी बाउंड्री ट्रेस करके सर्वे करवा देते। हाँ, तो देखिए जो रूरल ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्रामीण जनगणना ग्राम फ्रेम बनाता है, अर्बन एरिया के लिए वही फ्रेम यूफस ब्लॉक बनाता है सर्वे करने के लिए, कंट्री वाइज स्टेट वाइज सर्वे कंडक्ट करने के लिए। यूफस ब्लॉक जैसे आपने बताया 5 साल में एनएसएसओ करता है, 5 साल इनका 5 साल में करता नहीं, 5 ईयर का एक राउंड होता है इनका। जैसे एनएसएस में होता है 1 साल का 6 महीने का राउंड अमूमन होता है, उनका 5 साल का होता है। 5 साल में क्या करते हैं कि पूरे जितने भी कंट्री में यूफस बने हुए हैं, मतलब पार्टीशन है, मतलब एक पार्टीशन कितने के बनाते हैं, 125-150 हाउस होल्ड पर बनता है। अब इसके बाद ये 5 साल के भीतर जितने भी पहले से बने हैं उनको पूरा का पूरा रिविजिट करते हैं। अगर कहीं पर बढ़ गया है उसको फिर कट करके दूसरा जनरेट करेंगे। कोई एरिया रूरल की अर्बन में आ गई, उसको इंक्लूड करते हुए फिर हम लोग यूफस ब्लॉक की बात कर रहे थे, यूफस ब्लॉक। तो 5 साल में उसको पूरा रिविजिट करके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है 125-150-200 हाउस होल्ड को बना देते हैं। अब ये क्यों करने की जरूरत पड़ती है? जो
जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से यूफेस ब्लॉक बनते हैं। जब कोई आउटर स्कर्ट का एरिया नगर पालिका, नगर निगम या टाउन एरिया में आता है तो वहाँ देखते दूर दूर तक आबादी कुछ नहीं रहेगी। मतलब 1-2 किलोमीटर घूम डालेंगे तो 10 घर रहेंगे, 10 घर रहेंगे। तो उसके हिसाब से बहुत सारा एरिया कवर कर लिया और उसको बना दिया। अब इसी अर्बनाइजेशन इतना तेज होता है, साल 2 साल में वो बहुत तेज बढ़ जाता है। तो वहाँ पर जहाँ 10-20 थे वहाँ पर सैकड़ों हो गए, 200 हो गए, 300 हो गए। तो प्रॉब्लम करता है, लिस्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये एक यहाँ पर प्रॉब्लम था। ये 96 की जनगणना जो इकोनॉमिक सेंसस हो रहा था, आर्थिक गणना 96 की, 1996 मुझे याद है। ये यूफेस ब्लॉक में हमारे एक साथी अमरनाथ यादव, जो अमर सिंह यादव नाम सुना होगा कोई जो पुराने होंगे मुख्यालय पर, वो महीनों सर्वे करते रह गए। क्यों? तेली बाग वाला एरिया था, उधर बना हुआ था, पुराना यूफेस हुआ था, कोई जो है वो अपडेट हुआ नहीं था। बाद में बक्सी तालाब में चले गए थे। हाँ, वो रूरल डेवलपमेंट, हाँ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में चले गए तो महीनों करते रह गए। तो पुराना यूफेस मिल गया था उनको, उसके हिसाब से समझ लीजिए महीनों वहाँ पर करना पड़ा। इसलिए उसकी ज़रूरत रहती है हमेशा 5 साल में इस तरीके से कर दो, अपडेट हो जाए, जिससे कि 100, 150, 200 हाउस होल्ड से ज़्यादा हिसाब न रहे। ये मेन कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है, यूफेस फ्रेम का। तो रूरल के विषय में आपको पता हो गया। अमूमन जनगणना ग्राम होते हैं, अर्बन में यूफेस ब्लॉक। ये तो यूफेस ब्लॉक का जो नक्शा मिलता है और सब डिटेल मिलता है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ही मिल सकता है। अमूमन प्राइवेट एजेंसीज को, जैसे इंस्टीट्यूशन वगैरह अप्रोच करना चाहे तो सामान्यतः नहीं देते जब तक ऊपर हाई लेवल कोई परमिशन न मिले। तो जिसे हम लोग यहाँ पर सर्वे करने वाले हैं तो यूफेस ब्लॉक अर्बन के लिए सर्वे करने के लिए नहीं यूज करेंगे। इन्यूमरेशन ब्लॉक्स जो जनगणना ने डेवलप किया है, इन्यूमरेशन ब्लॉक, उसको यूज करें। वार्ड इन्यूमरेशन ब्लॉक वो यूज करेंगे क्योंकि इसका इजीली से मिल जाएगा। वो यहाँ पर कुछ पेमेंट का तरीका होता है, करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा इशू होता है कि फ्रेम हमारे पास अवेलेबल रहे। अब इकोनॉमिक सेंसस जो आप लोग किए थे, ये भी एक फ्रेम का काम करता है। कैसा फ्रेम? जब हमें आर्थिक क्रियाकलाप का सर्वे कोई करना पड़ता है, इंटरप्राइज का सर्वे करना पड़ता है, उससे रिलेटेड वो पॉपुलेशन का पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सर्वे करना कोई लाना है, तो ये जहाँ पर इनकी लिस्ट रहेगी, पूरी लिस्ट रहेगी, मतलब ऐसे विलेजेस सेलेक्ट किए जाएंगे जहाँ पर ज़्यादा नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेज रहेगा। ऐसे डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा यूनिट्स आएंगी ये जहाँ पर इंटरप्राइजेज ज़्यादा रहेंगे। लाइक कानपुर हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, मुरादाबाद, सहारनपुर, इन सबसे काफ़ी इंटरप्राइजेज डिफरेंट टाइप की हैं। बरेली हो गया, यहाँ पर ज़्यादा सैंपल आएंगे। वहीं पर बुंदेलखंड तरफ चले जाएंगे या जौनपुर वगैरह की तरफ चले जाएंगे, वहाँ पर इंटरप्राइजेज कम है, तो वहाँ का कम आएगा। तो ये फ्रेम का काम करता है इकोनॉमिक सेंसस भी। उसी तरीके से ये आपका पशु गणना जो भी होता है, ये भी काम करता है। अगर मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई आंकड़ा कलेक्ट करना है, इसे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कराता है, तो वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट पशुगणना का फ्रेम यूज करता है। तो ये इस तरह के समग्र टाइप के जो गणनाएं होती हैं, पूरा का पूरा 1 to all, वो गणनाएं मूल रूप से एक फ्रेम का तैयार करती हैं, जहाँ से फिर सैंपल ड्रा करके और डिटेल सर्वे किया जा सके। क्योंकि ये जो होता है पूरा काउंट हेड होने पर, तो उतने आपके पास क्वालिफाइड लोग नहीं हैं, लागत उसमें बहुत ज़्यादा लगेगी। उसमें देखते होंगे सेंसस वगैरह में इंटर पास भी लोग रहते हैं, कुछ तो मुझे लगता है हाई स्कूल भी कभी कभी लगा दिए जाते हैं, इस तरीके का रहता है।
तो वो उनकी सोच और आप जो पोस्ट ग्रेजुएट सभी लोग हैं वो भी स्पेसिफिक डिसिप्लिन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स यही सब सब्जेक्ट के हैं ना अधिकतर। तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट है। पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब कि आपकी सोचने का एक लेवल बन गया है, लेवल है। हाई स्कूल इंटर वाले का सोचने का लेवल और एक पोस्ट ग्रेजुएट आदमी का लेवल, सोचने का लेवल है। और एक पीएचडी या और जो एक्सपीरियंस लोग उनका सोचने का, तीनों का सोचने का लेवल अलग अलग का होता है। तो आप लोग सैंपल सर्वे में इन्वॉल्व आप लोग किया जाना है। इसलिए आप जैसे जो आते हैं इन्वेस्टिगेटर अपने विभाग में अमूमन ऑल आर पोस्ट ग्रेजुएट है। तो वही चीज़ होता है कि ज़्यादा सैंपल सर्वे करने के लिए ज़्यादा क्वालिफाइड लोग लगते हैं और वो डिटेल स्टडी करने के लिए सैंपल सर्वे ही हो सकता है। और वो कंप्लीट न्यूमरेशन टाइप का होना बहुत मुमकिन नहीं है, कोई मुमकिन नहीं है। हमने बात कर लिया किस किस चीज़ का, आपके फ्रेम की बात कर लिया, सैम्पलिंग फ्रेम की बात, सैम्पलिंग यूनिट का बात कर लिया, सैम्पलिंग डिज़ाइन। अब आती है सैम्पलिंग डिज़ाइन। अब हमारे पास जो भी सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल है, जो जिस टाइप का डेटा कलेक्शन होना है, अकॉर्डिंगली वी हैव टू डिज़ाइन सैम्पलिंग स्ट्रेटजी, कैसे हम सिलेक्शन करें। क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन या इंटरप्राइज का पॉपुलेशन या ये सब चीज़ें जो भी हैं नेचुरल इस तरीके वाली, ये बहुत ही हेट्रोजेनियस है, बहुत ही हेट्रोजेनियस है। उनकी हेट्रोजेनिटी को कैप्चर करना बड़ा टेढ़ा काम होता है। उस चीज़ को कैप्चर करने के लिए बहुत सारे सैम्पलिंग स्कीम बनी हुई है। अभी आगे हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। इस बीच में हम लोग और भी बात कर लेते हैं, सैम्पलिंग डिज़ाइन पर भी बात करना चाहिए। सैम्पलिंग स्ट्रेटजी किस तरीके से आप स्ट्रेटजी बनाएंगे सैंपल करने का, अनबायस जो भी स्ट्रेटजी बनाइए दैट मस्ट बी अनबायस्ड, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाला, मतलब किसी तरह बायसनेस नहीं रहे। हमको अमीरों को ही सेलेक्ट करना है, गरीबों को सेलेक्ट करना है, बड़ी इंटरप्राइज सेलेक्ट करना है, उनकी लिख कर लेना है, ये फलाने कम्युनिटी का है उसको छोड़ देना, ये नहीं। इसमें कोई ऐसा अपना वो नहीं है। जो तरीका हमारा थियरी, स्टैटिस्टिकल थियरी प्रोवाइड करता है, नियम करता है, उसी के अकॉर्डिंगली हमको सेलेक्ट करना चाहिए अनबायस्ड प्रोसीजर से। कॉस्ट कंसिडरेशन, इतना सब वो करेंगे। इसमें बहुत बड़ा इशू आता कास्ट, पैसा बहुत इन्वॉल्व होता है, वो भी कंसिडर करना मस्ट है। बहुत आइडियल आपने कुछ शेयर बनाना डिज़ाइन बना दिया और जो उसमें पैसा लगने वाला उसका ध्यान ही नहीं दिया, पता चला सर्वे के लिए आपको 1 करोड़ मिला, वो 4 करोड़ का खर्चा वाला बन गया, तो कैसे वो चलेगा भाई। तो कास्ट कंसिडरेशन आल्सो इन्वॉल्व। कास्ट कंसिडरेशन के साथ में रेफरेंस एंड रिपोर्टिंग पीरियड के विषय में भी बात करना चाहिए। किस रेफरेंस पीरियड का डेटा आप कलेक्ट करने वाले हैं, रिपोर्टिंग पीरियड्स क्या होगा, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, कैसे डेटा को कलेक्ट करेंगे आप, इस चीज़ पर भी आपको गौर करना पड़ेगा जब कोई भी सैम्पलिंग डिज़ाइन आप तैयार करेंगे। क्वेश्चनियर शेड्यूल, क्वेश्चनियर बनाएंगे या शेड्यूल बनाएंगे, जो भी इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चनियर्स में यस नो टाइप का मूवमेंट रहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो उत्तर दे देते हैं, ये इस टाइप के उत्तर आंसर प्राप्त करना आसानी होता है। शेड्यूल में मतलब कि अगर आदमी उतना पढ़ा लिखा नहीं है तो जो सर्वेयर रहता है, इन्वेस्टिगेटर रहता है, वो रिस्पोंडेंट से बेसिकली पूछता है भाई इसके विषय में बताओ, और जो भी रहेगा वो पूछेगा। अगर उसके समझ में नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट भाई क्या आप जानना चाहते हैं, तो कोई एग्जाम्पल देगा भाई इसके विषय में बताओ, लाइक हाउस होल्ड कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर, पारिवारिक उपभोक्ता व्यय आपको सर्वे करना है, उसके विषय में क्या होता है उसको बताना पड़े, क्या चीज़ होता है। अब वन स्ट्रोक में हो सकता है इसका उत्तर न दे पाए हो,
उसको पार्ट में 2-4 पार्ट में आप पूछ सकते हैं। अब जब ये डिटेल सर्वे होता है तो इसमें 100-200 क्वेश्चन तक होते हैं हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में, तो उसके हिसाब से वो करना रहता है। प्लानिंग ऑफ पायलट सर्वे, आपने क्वेश्चनियर बना लिया, सब डिजाइन बना लिया, बिफोर गोइंग टू फाइनल इन सर्वे, फाइनली इन सर्वे यू हैव टू प्लान ए पायलट सर्वे। मतलब छोटे एरिया में जा करके अपने मेथडोलॉजी को और क्वेश्चनियर को पूरा आप टेस्ट करेंगे। उसमें हो सकता है आप जो पूछ रहे थे, जानना चाह रहे थे, हो सकता है वो कैप्चर ही ना हो पा रहा, तो क्या करेंगे, डिटेल में चले जाएंगे, पता चला गलत गलत इन्फॉर्मेशन आ गई तो उसका एनालिसिस बाद में दिक्कत होगा, ऑब्जेक्टिव आपका फुलफिल नहीं हो पाएगा। ऐसी सिचुएशन के लिए आपको पायलट सर्वे में आप क्या करेंगे, जाकर सर्वे डिटेल मेथडोलॉजी कंप्लायंस करते हुए करेंगे और उसमें जो करेक्टिव मेजर्स आएंगे, जो चीज़ समझ नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट जो आप प्रत्युत्तर नहीं मिलेगा, रिस्पांस जिस पे नहीं मिलता, उसका एनालाइज करके उसका किस तरीके से मिलेगा, अल्टरनेटिव मेथड्स सोचेंगे, डिस्कस करके जो भी रहेगा डिस्कस करके वो रखेंगे। तब पायलट सर्वे के बाद जो करेक्टिव शेड्यूल और डिज़ाइन रहेगा और कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, उसका कंप्लायंस करते हुए आगे के सर्वे में जाने की बात रहती है। जो सैम्पलिंग सर्वे टेक्निक्स हैं, वो जो सब्जेक्ट अपना है जिस पर हम स्टडी करने वाले हैं, वो उसके लिए कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक सूटेबल रहेगी, इस पर भी हमको डिटेल में स्टडी करने पड़ेगा। जो कि है, कुछ बोला किसी ने, तो टेक्निक के विषय में स्टडी करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आंकड़ा अवेलेबल है कि नहीं है, उसके हिसाब से आप सर्वे कंडक्ट करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, उसमें क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें रिव्यू करना पड़ेगा। जो मोस्ट सूटेबल रहे टेक्निक सर्वे के लिए, उसको यूज़ करना होता है। जो मोस्ट सूटेबल मतलब कि जो आपका ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे, इजीली अंडरस्टैंडेबल रहे और फील्ड में इन्वेस्टिगेटर जाएं तो उन पर रिस्पांस प्रॉपर मिले, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए रहे। सर्वे प्लानिंग फ्रेम के विषय में बात हम लोगों ने किया। कोई सर्वे प्लान करने के फ्रेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट फ्रेम नो प्रोबेबिलिटी सैंपल कैन बी ड्रा। बिना किसी फ्रेम के प्रोबेबिलिटी सैंपल ड्रा करना मुश्किल है। प्रोबेबिलिटी सैंपल नॉट ड्रॉन मीन्स व्हाट इट मीन, अगर प्रोबेबिलिटी सैंपल आप ड्रा नहीं कर पा रहे हो तो क्या मतलब होगा उसका, मतलब कि जो रिजल्ट निकलेगा उसको आप जनरलाइज नहीं कर पाएंगे और वो जिस एरिया का रहेगा, जो सेलेक्टेड सैंपल का रहेगा, उसी का कंक्लूजन वो दे पाएगा। पॉलिसी मेकिंग में हम लोग पॉलिसी मेकिंग विभाग के हैं, पॉलिसी इवेल्युएशन के विभाग के हैं, तो यहाँ पर ऐसे सर्वे की उपयोगिता नहीं रहती। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैंपल वाले ही का बात रहता है, इसलिए वो पूरा डिजाइन प्रॉपर तरीके से किया जाता है। अमूमन देखते होंगे कोई छोटा मोटा सर्वे करना रहता है, सोशल साइंस या उस तरीके के, कहीं से अपना ले लिया भाई वेदर के लिए इन्फॉर्मेशन कर लिए, वो नहीं। ये कोई प्रोजेक्ट छोटा सा चीज़ नहीं है, पॉलिसी मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालने वाला होता है, तो उसके रिजल्ट्स बहुत बहुआयामी टाइप के होते हैं। वो चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है और उसी के हिसाब से करना होता है। सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग स्कीम, कौन सी स्कीम आप करेंगे, सैम्पलिंग स्कीम डिफरेंट टाइम में भी हम लोग चर्चा करेंगे। मल्टी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग स्कीम, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, व्हाटएवर। डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज, ये बहुत ही क्रूशियल होता है, सैंपल साइज निकालना। अब आप जो सर्वे करने वाले हैं उसके लिए सैंपल साइज डिटरमाइन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि उसी के हिसाब से, सैंपल साइज के हिसाब से आपके एस्टिमेट का अनुमान का जो है क्या टेस्ट रिलायबिलिटी, क्या कितना रिलायबल एस्टिमेट है, कितना उसका वो क्या कहते हैं अभी हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का रेशियो है। हमको हमेशा इस तरीके का सैंपल साइज डिटरमाइन करना होगा जिससे कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन जो मार्जिन ऑफ एरर, स्टैटिस्टिकल मार्जिन ऑफ एरर कहते हैं सैंपल सर्वे में, वो मिनिमाइज रहे, अप टू इन लिमिट रहे। जो भी हम डिसाइड करके ±5%, ±10%, ±20%, जो भी जैसी भी स्टडी रहती है, जिस टाइप की स्टडी रहती है, जितने सेंसिटिविटी वाला स्टडी रहता है। अब जैसे ये आपका कुछ जो लिविंग बीइंग का सर्वे करते हैं, डिफरेंट टाइप के मेथड्स बनाते हैं, क्या नाम है कि टेस्ट वगैरह करने का, वहाँ तो भाई उसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा रहना चाहिए ना, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा अच्छा रहना चाहिए, जिससे कि भाई 1000 में 2000 में किलो, जैसे डिफरेंट ट्रीटमेंट का वो चलता है, ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें भी फिक्स रहता है भाई अगर हम ये प्रोसीजर अपनाएंगे तो हमारा ये जो है क्योर होने के चांसेस 99% है, 1% में कुछ इधर उधर हो सकता है, वो भगवान के ऊपर समझ लो। अदरवाइज हमारा 99% मामले में हम सक्सेस ही होंगे। जो पूरा मॉडल बिल्डअप होता है, प्रोसीजर पूरा बिल्डअप होता है इस तरीके का। तो सैंपल साइज वेरी क्रूशियल। अब इसके लिए सैंपल साइज डिसाइड करने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। सर्वे प्रिपरेशन, सर्वे के लिए प्रिपरेशन करना मतलब उसके लिए बहुत सारे प्रिपरेशन मतलब कि आएगा, मतलब कि क्वेश्चनर डिजाइन किया, क्वेश्चनर उसकी सैंपल ड्रा करने की स्कीम बनाया, सर्वे पर्सनल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग उसका, ये सब चीज़ें इसी में आएगा। और उनको ट्रेनिंग, जो सर्वे पर्सनल रहेंगे ट्रेनिंग प्रॉपर उसकी बात करें। डिज़ाइन ऑफ क्वेश्चनियर की भी बात आएगी। पोस्ट सर्वे ऑपरेशन फील्ड स्क्रूटनी, मतलब सर्वे करने के बाद फिर फील्ड स्क्रूटनी, मतलब जो डेटा आपने कलेक्ट किया वो उसमें कोई इनकन्सिस्टेंसीज वगैरह तो नहीं है, वो चेक करना जरूरी रहता है। उसके लिए भी इसलिए कंप्यूटर स्क्रूटनी, कंप्यूटर पर आजकल बहुत सारा काम होता है, जो कि कंप्यूटर पर क्या आप स्क्रूटनी टेस्ट लगाएंगे उसके हिसाब से कुछ चेक्स होते हैं, वो को इम्प्लीमेंट करने के बाद सोचे। मल्टीप्लायर्स, एक वर्ड है मल्टीप्लायर। किसने मल्टीप्लायर, कितने लोगों ने नाम सुना मल्टीप्लायर का? हाँ, क्या मतलब? कभी नाम सुना है? वो तो हिंदी में बोल दिया है। वही मल्टीप्लायर का मतलब कितने टाइम मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, वही कॉन्टेक्स्ट देखो भाई, उसमें बात करना है। हाँ, उस कॉन्टेक्स्ट में बताओ इसका क्या मतलब हुआ। एनएसएस के मतलब एनएसएस क्या, एनएसएस नॉट ओनली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनएसएस बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सैम्पलिंग थियरी। ये मतलब टेक्निकल टर्म में बात करिए, टेक्निकल में आप चल रहे हैं, अब उस तरीके नहीं, एक टाइप का आप नहीं बात कर पाओगे। चलिए नोट किए रहिए, इस पर मैं बाद में अभी आप लोगों को चर्चा बताऊंगा, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग, सर्वे यूजिंग नेटवर्क्स, सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, ये सब चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है। अब इन सब चीज़ों के विषय में हमने अभी बात कर लिया। आइडेंटिफिकेशन, हायरिंग ऑफ सर्वे पर्सन एंड देयर एडिक्वेट ट्रेनिंग, किनसे आप सर्वे कराने वाले हैं उनको हायर करने का बात आप सोचो, उनकी क्वालिफिकेशन देख लीजिए, किस टाइप का सर्वे कराने वाले हैं, उसके हिसाब से वो फिट है कि नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे नहीं समझ जाएंगे, ये फिर डिसाइड करना है।
ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक सर्वे का एक कॉन्सेप्ट डिफिनीशन होता है। जब तक कॉन्सेप्ट डिफिनीशन प्रॉपरली वो पीपल उसके जो भी इन्वॉल्व है समझेंगे नहीं, तब तक कहीं सही डेटा नहीं आएगा। ठीक है, अभी ट्रेनिंग इस पर भी हम अभी चर्चा बाद में करेंगे। एक एग्जाम्पल विभाग का ही अपने देंगे जिसमें हम रहे हैं, जिसमें इस तरीके से प्रॉब्लम आई है बाद में। तो ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंसमेंट ऑफ फील्ड वर्क, फील्ड वर्क को ये सब तैयारी के बाद फील्ड वर्क तैयारी करे, फील्ड वर्क स्टार्ट कर दिया। व्हेन फील्ड वर्क स्टार्ट नाउ, उसको उसका प्रॉपर सुपरविजन होना भी जरूरी है। कॉन्करेंट मॉनिटरिंग, जो साथ साथ में मॉनिटरिंग होती रहती है। जैसे आप लोग एनएसएस का आप देखते हैं, एनएसएस में पोस्ट सर्वे, कॉन्करेंट, सब टाइप का मॉनिटरिंग का व्यवस्था है। कैसे है, कोई नरेट करके बताए क्या व्यवस्था है? कोई है एनएसएस का? आप ही होते एनएसएस केवल आदमी यहाँ पर, क्यों? नहीं मालूम, हम तो कोई और है एनएसएस का आदमी? चल, कोई नहीं बोल रहा भाई, है? नहीं है कोई, बोलना नहीं चाहते लोग, बताना नहीं चाहते। चलिए भाई, नहीं कोई बोलेगा। चलिए हम भी बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। नहीं, अच्छा या बुरा मतलब कुछ से उसके रिलेटेड अगर प्रायर नॉलेज है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग है पहले से, तो उसी में एडअप हो जाता है। मतलब पहले से थोड़ा सा हमारे पास नॉलेज है, उसमें करते। देखिए जो है यहाँ पर सर्वे वाले में, आप देखते होंगे इसमें लगता है एनएसएस से में इन्वॉल्व बहुत कम लोग रहे हैं। तो एनएसएस में एक एग्जाम्पल और भी मैं बताऊँ, पहले बहुत उस पर कुतर्क होता रहता था। कुतर्क मतलब अनावश्यक लोग ब्लेम करते। एक एडीओ वर्ग था, एक सहायक सांख्यिकी संवर्ग था पहले जमाने में, क्यों? हाँ, इंस्पेक्टर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप अनावश्यक लगाया करते। एक बार ऐसे था, एक बार यही एडीओ वर्ग ने लगाया आरोप, ये साहब ये वाले जो इंस्पेक्टर सब फर्जी काम करते हैं, बैठे बैठे करते हैं। तो हम लोग सामने आए, उस वक्त मंत्री के सामने, मंत्री के यहाँ शिकायत गई, मंत्री के यहाँ शिकायत गई। इस समय वित्त मंत्री जो अपने हैं यहाँ पे, यस, मुझे मंत्री गिराए। हाँ भाई, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो उनके यहाँ शिकायत गई, भाई जांच करने के लिए आया। तो हम लोगों ने डिफेंड किया, नहीं भाई अपना सिस्टम ऐसा बोगस नहीं है, घर बैठे वाला काम नहीं कर सकता। हाँ ठीक, 19-20 आंकड़े तो हो सकते हैं, लेकिन कहीं जमीन आसमान का फर्क डाल दे, ये तो नहीं संभव। जो अपना सिस्टम है उसमें फिर उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए, जो पहले हमारा सर्वे हुआ था उस पीरियड में, उस सर्वे को करने के लिए रेंडमली 2 जिले चयनित किए गए, एक सुल्तानपुर, एक सहारनपुर। सुल्तानपुर के गांव में मैं गया, और सहारनपुर उसमें स्वामी दयाल वर्मा जी थे, संख्या अधिकारी, वो भी एनएसएस में थे, वो देखने गए। तो वो जो सर्वे पहले से हुआ था, उसका डेटा जब कलेक्ट हुआ था, हाउस होल्ड कंजम्पशन वगैरह कभी का सबका था, तो बहुत ज़्यादा कोई वेरिएशन का बात नहीं आया। जो लिस्ट हुआ था हाउस होल्ड, सब कुछ हाल थिंग्स आर गुड। भाई थोड़ा बहुत तो सबसे कोई भी जाएगा, आइडियल आदमी जाए, कुछ छोड़ जाएगा। तो हम लोगों ने रिपोर्ट दी कि नहीं साहब, ये ऐसा नहीं है, ये सब कुछ हम लोग चेक करके आए। ये देखिए पहले का डेटा हमारा कलेक्ट किया हुआ था, और रेंडमली ये फलाने जिले 2 जिले का हमने जाकर देखा, ये डेटा आ रहा, दोनों का ये है। इसका मतलब ये जो शिकायत है दैट इज रॉन्ग, नॉट। तो इवन खन्ना साहब और उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी झा साहब थे, मलियाबाद के क्षेत्र में सर्वे का निरीक्षण करने भी गए। आप समझो, जब वहाँ गए निरीक्षण करने को, लोग इतने प्लीज हुए, भाई भाई इतना मेहनत लोग करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब जो प्रोसेस बना हुआ है इसमें, इस तरीके का प्रोसेस नहीं है कि जिससे कि आदमी इधर से उधर हो जाए। सबकी नाके सब पकड़ने का बना हुआ है। कैसे पड़ा हुआ है? सबसे पहले
सबसे पहले तो जो ट्रेनिंग होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग होता है, स्टेट लेवल पर होता है, फिर डिवीजन लेवल पर ट्रेनिंग होती है, ये होता है। फिर बाद में कहा जाता है आप लोग मंडल स्तर पर भी आकर रिव्यू मीटिंग कर लो, आपस में मिल करके कोई कॉन्सेप्ट डिफिनेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको करके रिजॉल्व कर लो, अगर कोई न समझ में आए तो उच्च में बताओ, ये भी होता है। इसके बाद कोई भी सहायक सांख्यिकी अधिकारी जब प्रोग्राम बनाता है, जिन्हें से अप्रूव करा करके मंडल पर भेजेगा, मंडल के साथ में मुख्यालय पर भी भेजेगा। उसके लिए आशय ये है कि मंडल का भी अफसर जा सकता है किसी भी दिन उस सर्वे पीरियड में, और मुख्यालय से भी कोई अफसर चाहे तो जा सकता है। दो चीज चाहिए। तीसरी चीज, हाँ, इंस्पेक्शन नोट का भी मॉनिटरिंग होता है, क्वालिटी एश्योर की जाती है। उसके तीसरी चीज ये अपर सांख्यिकी अधिकारी एक राप्रस है। अब तो हर जिले में है, पहले कुछ पीरियड में हर जिले में नहीं थी। पहले 17-18 जिलों में रहते थे। एक ऐसे एनएसएस का क्षेत्र जो है कभी कभी 2-2 मंडल चला जाता था, मतलब डिप्टी डायरेक्टर संख्या अधिकारी से ज़्यादा क्षेत्र हो जाता था उसका। लेकिन बाद में जैसे जैसे कंप्ट्राइजेशन हुआ, मतलब इस पीरियड में हम पूरी तरह तो उसमें थे, उस पीरियड का पूरा समझ लीजिए गवाह है, तब साक्षी है कि कब से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो बदल गया। मतलब हर जिले में कैसे एनएसएस होने लगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर गांव, हर अर्बन यूनिट जहां सर्वे होगा एक बार निरीक्षण करने जाना है। 100% मतलब एक स्टेज पर फिक्स हो गया, बोले 100% जाना है। आप निरीक्षण नोट भी देंगे है, और उसके आपके निरीक्षण नोट का बराबर मंडल स्तर पर वो कंप्लायंस और उसका मतलब ग्रेडिंग भी होती है। आप किस क्वालिटी का लिख रहे हो, अर्जी फर्जी नहीं लिख रहे हो, क्यों फर्जी उर्जी भी होता था जमाने में, किसी जमाने में। क्योंकि मंडल लेवल पर पहले मॉनिटरिंग का व्यवस्था नहीं था कि भाई ऐसे न का किसी का निरीक्षण नोट कोई देते। एक बार मैं किसी जिले में गया निरीक्षण करने के लिए, तो डेटा क्वालिटी पर यही बात कर रहा था, देखा तो वहाँ पे ऐसे बोलने लगा, साहब तो हमारी बात नहीं सुनता है, फलाना इंस्पेक्टर जो है। उनका कहा कौन सा इंस्पेक्टर है, बात नहीं ऐसे एनएसएस की सुनेगा भाई। हम तो ऐसे लोग देखते हैं जिसके संख्या अधिकारी से ज्यादा उसी से दहशत में खाते हैं ऐसे एनएसएस से, कैसी बात नहीं सुनेगा। उनका अच्छा चलो ठीक, अपना इंस्पेक्शन नोट दिखाओ भाई, व्हाट यू हैव रिटन इंस्पेक्शन एंड व्हाट दैट फेलो नॉट कंप्लायंट। पता चला वो साल भर से कोई निरीक्षण नोट नहीं लिखा है। तो बताइए ऐसे बंदे का कोई निरीक्षण नोट कंप्लायंस होगी, बात कोई सुनेगा? जब आप अपने ईमानदार नहीं है, दूसरे की ईमानदारी की बात कैसे पढ़ा पाओगे? तो सिस्टम बना हुआ है कि आपके निरीक्षण नोट का भी मॉनिटर करने का, जिले से भी जाएगा। जिले में संख्या अधिकारी का दायित्व है कि महीने में एक यूनिट में निरीक्षण करने जरूर जाएगा, होता है। तो डिप्टी डायरेक्टर का भी है, डिविजनल इवेंट मुख्यालय का भी आदमी जा सकता है। प्रोग्राम उसके पास भी आता है ड्यू टाइम पर। मैं प्रोग्राम टाइम से नहीं जाता, तुरंत मुख्यालय से फोन आ गया, भाई आपके जिले का प्रोग्राम नहीं आया, ठीक है। इवन मुख्यालय से मैं जा करके कहीं नॉन इंस्पेक्शन किया हूँ, मुख्यालय से जा करके बिल बताया गया, लोग कहते हैं बता कर चले जाते हैं, बिल बताया मैं अधिकतर चला जाता, केवल लोकेशन लिया और सब चीज लिया, पहुंच गया। पता चला वहां तो अभी तीसरा दिन था, लिस्टिंग अभी चल रहा है। व्हाट इट मीन, भाई ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़ा हेमलेट ग्रुप फॉर्मेशन वाला रहेगा तो 2 दिन का मसला है। साहब लिस्टिंग में टाइम लगता है। अरे पता है भाई, अब उसकी बात मत बताओ, पता है सब पता है। बस सामने लिस्टिंग करके दिखाया, वोटिंग 1 दिन होती है, नामांकन 5 दिन होते हैं। अरे सब पता है भाई। मतलब मैं टेबल पर बैठ कर काम करने वाला नहीं, मतलब फील्ड में जाकर एक्चुअल देख करके काम होता है। तो नॉन इंस्पेक्शन भी किया, गलत तरीके से सर्वे कर रहा था, उसको सर्वे को रिजल्ट कर दिया, दूसरा भाई फिर से करो इसको। अभी रिसेंटली कानपुर डिवीजन में पोस्टेड था, तो भी 2-3 सर्वे को हमने रिजेक्ट किया, क्योंकि प्रॉपर तरीके से हुआ ना, वो
आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ तो रिजेक्ट करना, फिर से रीसर्वे करने के लिए ऑर्डर देना पड़ा। तो प्रोसीजर बने हुए ठीक ठाक बने हुए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कॉन्ट्रैक्ट नहीं ऐसा ऐसा मत बोलिए, सभी लोगों का वो है, धीरे धीरे सब लोग चाहते हैं तो होता है। तो ध्यान रखिए रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग क्वालिटी एश्योरेंस के लिए इफेक्टिव मॉनिटरिंग होना चाहिए, इस पर व्यवस्थाएं हैं। थोड़ा सा हो सकता है स्लैकनेस कहीं हो हमें आप में किसी में भी, तो उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। अपना सिस्टम किसी से खराब नहीं है, अगर कोई अगर अच्छा नहीं कहे खराब नहीं है, ये समझ लीजिए। केवल थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट अगर हो जाए दैट इज टॉप लेवल। ऐसा नहीं अब आपका सिस्टम आपके लोग किसी तरीके से वो केवल ध्यान कहीं कहीं देना है, केवल मतलब 25% इफर्ट नीड्स मोर। फिर स्क्रूटनी ऑफ फील्ड इन डेटा, जो फील्ड इन डेटा जैसे एनएसएस की जिम्मेदारी रहती है वो फील्ड इन डेटा को स्क्रूटनाइज करे। डेटा एंट्री वैलिडेशन एंड टेबुलेशन, डेटा एंट्री वैलिडेशन फील्ड लेवल पर होता है, टेबुलेशन का काम हेडक्वार्टर लेवल पर होता है, वैलिडेशन फाइनल वैलिडेशन भी हेडक्वार्टर लेवल पर होता है। उसमें डेटा को देख करके अच्छी तरीके से तब जाकर टेबुलेशन की तरफ जाते हैं। प्रिसिजन कंसिडरेशन, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन सैम्पलिंग, ये सब चीज़ें हैं टेक्निकल जिस पर ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है जब कोई भी सर्वे लॉन्च हम लोग करते हैं। ये सब चीज़ों पर हम लोगों ने काफ़ी कुछ चर्चा कर लिया है। अब सैम्पलिंग फ्रेम पर भी चर्चा किया था। सैम्पल इज ओनली एज गुड एज सैम्पलिंग फ्रेम। एलिजिबल यूनिट्स पीपल नॉट ऑन फ्रेम कैन नॉट बी सेलेक्टेड लीड्स टू कवरेज एरर। मतलब जो एलिजिबल हैं कवरेज में आना चाहिए उनकी पूरी लिस्ट नहीं है तो वो एरर प्रोड्यूस करेगा। यूनिट पीपल ऑन फ्रेम मोर देन वंस चांसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। अब डुप्लीकेट हो जाए, एक नाम 2 बार कर दो। पहले जमाने के जो लोग थे 20 सूत्री कार्यक्रम की सूची आती थी, ग्रेडिंग होती थी, नंबर मिलता, ABC मिलता था। पहले जमाने कोई है कि नहीं 20 सूत्री देखा कभी? जब ग्रेडिंग होती थी तब का कोई नहीं होगा। तो उसमें फील्ड में जो रहते थे अपने ब्लॉक लेवल जो जिन विभाग का रहता था, एक ही नाम 2 बार करते थे। यही चेक में डुप्लीकेट चेक में आ जाता था। जब हम लोग तो जांच करने जाते थे फिर स्पॉट में रहते भाई 2 बार आए, ये है, मतलब इनका जो है रिकवरी करो। हम लोग CD के निरीक्षण पर कई आवासों का आजमगढ़ में रिकवरी कराया गया। केवल ग्राम विकास का जो निरीक्षण होता है अब तो लगता है फॉर्मेलिटी टाइप का बहुत सारा चीज हो गया। रिकवरी कराया, रिकवरी हुई, पता चला छत के ऊपर दिखाई दे रहा कि वो सब ये है हमारा निर्मल वर्ग का आवास का, ये है इंदिरा आवास का। बात कहीं पहले तो बहुत सारे, अब तो सब चेक्स हो गए, वो दुनिया भर करने लगे, कहीं पर रिपोर्टेड कर दिया, अस्तित्व में पाया गया। अब लेकिन ऐसा नहीं, इतना ज़्यादा अब नहीं है, अब भी कुछ होंगे लेकिन ऐसा नहीं। जब तक हम लोग निरीक्षण करते थे, जब तक कोई फर्जी त्रुटि नहीं मिल जाता तब तक लगभग नहीं करता था कोई जो है। आज हमारा निरीक्षण हुआ ये, उसके लिए अमूमन फील्ड में जाकर ब्लॉक में जाया जाता था। तो क्या होता था कि वीडियो चाहते थे कम से कम ये फील्ड में निकल पाओ, वहीं पर खातिर बातिर करते रहो। 2000 में आप रहे हैं आजमगढ़ हैं? चंद्रशेखर के समय में? हाँ आया हूँ। हम ब्लॉक में अच्छा, किस ब्लॉक में थे? फूलपुर में। अच्छा, 2000 चंद्रशेखर के काल में आप रहे हैं? नहीं, वहाँ पर रहा नहीं मैं वहाँ पर 92 से 94 रहा हूँ। DSTO, हाँ DSTO था वहाँ पर। DSTO रहा हूँ 92 से 94 था। इसके बाद हेडक्वार्टर में चलाया था। चंद्रशेखर जान रहे, चंद्रशेखर का निरीक्षण किया। इसमें गाजीपुर है। वो तो इंस्पेक्टर थे वहाँ पर, इंस्पेक्टर पर जान रहा हूँ। वो नहीं, अच्छा आदमी है चंद्रशेखर। तो कहाँ हम लोग बात कर रहे थे? सैम्पलिंग फ्रेम, मतलब डुप्लीकेट हो जाते पर दिक्कत होता है, डुप्लीकेट नहीं रहना चाहिए। ये सब एरर्स के कारण बनते हैं।
Sampling, design and strategy define objective. To create good design for following points, ये define objective के बाद number of question, इस सर्वे में क्वेश्चन आपको डिसाइड कर लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा रहे ना बहुत कम रहे। सिंपल लैंग्वेज, जो भी क्वेश्चन बनाइए सिंपल लैंग्वेज में रहना चाहिए, जो कि रिस्पोंडेंट और इन्वेस्टिगेटर दोनों के समझ में आवे। क्लिष्ट वर्डों का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। क्वेश्चन टाइप्स, कंसिस्टेंट स्केल, ये सब चीज़ अनबायस्ड, वो कहीं भी बायसनेस किसी चीज़ में नहीं रहना चाहिए। तो अभी इस चीज़ को नया अब सेक्शन शुरू करने वाला हूँ, तो आप लोगों के लिए 15 मिनट का आप लोग टी ब्रेक करो।